गुड मॉर्निंग क्लास। आज इस क्लास में जो हमें करना है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमें डिस्कस करना है। ठीक है, दिस फॉर्मेट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। विदाउट नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस फॉर्मेट you can't do the question of cash flow statement. I'll cover almost all the items in this format. You have to know, you have to understand this format, then only you will be able to solve the question of cash flow statement. पहले मैं ये पूरा फॉर्मेट आपको बताऊंगा क्या होता है, फिर एक एक करके फॉर्मेट में आने वाली हर चीज़ का रीज़न दूंगा, क्यों आया और क्या होता है। दो ही सवाल बनेंगे कि ये यहाँ क्यों आया और ये क्या होता है। तो इधर देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हम बनाने जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कैपिटल लेटर्स में आप लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे आप? कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये वो स्टेटमेंट है जो हमें ये बताता है कि एक कंपनी के पास पूरे साल में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, एग्जैक्टली कितना कैश कंपनी के पास है और कितना जा चुका है। फॉर्मेट जो हम करेंगे, क्वेश्चन का लुक कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये एक क्वेश्चन है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। 2 साल की बैलेंस शीट ये आपको गिवन होती है। ये रही बैलेंस शीट नए फॉर्मेट में, और ये करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर। ये जो नोट्स टू अकाउंट होते हैं, इसका मतलब ये वर्किंग नोट्स होते हैं। जैसे यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का आगे नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है ये निकल कर आया है और उसके लिए हमने वर्किंग करी है 1 में। तो ये जो 1 है नीचे नोट्स टू अकाउंट में दे रखा है, कैसे आया। फिर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नीचे, और फिर ये इसका सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। बैलेंस शीट होती है 2 साल की, नोट्स टू अकाउंट होते हैं अगर उसमें है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होंगी। फिर आपको क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखने के बाद लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब देखिए कौन सा ईयर लिखा जाता है। ये तो होता है 2019 प्रीवियस ईयर, और ये होता है करंट ईयर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का आखिरी दिन है, ये करंट ईयर का आखिरी दिन है। तो आपको क्या करना है, जो करंट ईयर वाली डेट है, जैसे 2020 करंट ईयर है तो मैं यहाँ 2020 लिख दूँगा। क्लियर हो गई बात ये। अब देखिए, इसका फॉर्मेट हम बनाते हैं, किस तरीके से इसका फॉर्मेट रहेगा। ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, तो इस वजह से इसमें डेबिट क्रेडिट वाला नहीं लिखा जाता। जैसे अकाउंट में लेफ़्ट पे डेबिट लिखते हैं, राइट पे क्रेडिट लिखते हैं, वो हम इसमें नहीं लिखेंगे। एक बड़ा सा फॉर्मेट आपका आएगा, बड़ा सा कॉलम आएगा आपका, कौन सा? पर्टिकुलर्स का। फिर उसके बाद 2 कॉलम आप बनाएंगे। ये आपके 2 कॉलम आ गए। पहला कॉलम तो आपका रहेगा रुपीज़ का, सॉरी पर्टिकुलर्स का। दूसरा भी रुपीज़ का रहता है, तीसरा भी रुपीज़ का रहता है। क्या होता है ये हम देखेंगे अभी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट जो निकल कर आता है वो तीनों एक्टिविटीज़ के कैश फ्लोज को लेकर आता है। वो तीनों एक्टिविटीज़ के कैश फ्लोज क्या क्या बताए थे मैंने? कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये तीनों एक्टिविटीज़ से जब हम कैश फ्लो निकालेंगे तो उन तीनों एक्टिविटीज़ के कैश फ्लोज को हम इस फॉर्मेट में दिखाएंगे, तभी जाके आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं नंबर ए ले लेते हैं। इसे बहुत से लोग 1 भी लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। व्हाट विल आई राइट? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग
एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से क्या कैश फ्लो आपका आएगा। देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ओके, दिस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और इसी में थोड़ी आपको मेहनत करनी है। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में भी मेहनत है, लेकिन इससे थोड़ा कम है, इसमें थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, अभी मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ क्या क्या है, कुछ चीज़ें साथ में समझाऊंगा, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फॉर्मेट के बाद जब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाली क्लास करेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं तो इसमें हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ये अमाउंट आपका यहाँ आएगा। अच्छा सुने, यहाँ एक वर्ड आया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, क्या होती हैं ये भी हम देखेंगे। अभी मैं आपको समझा नहीं रहा, अभी बता रहा हूँ। मैंने कहा 2 सवाल हर चीज़ के पीछे रहेंगे, क्या है ये और क्यों आया। ठीक है, अच्छा ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, ये हमेशा हमेशा आप वर्किंग नोट से निकालेंगे। किससे निकालेंगे आप? वर्किंग नोट से निकालेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो भी ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो हैं, ये आप हमेशा किससे निकालेंगे? वर्किंग नोट से निकालेंगे। वो वर्किंग नोट्स क्या होता है, इसको निकालने के लिए ज़रा हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं वो वर्किंग नोट्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे लेना होता है नेट प्रॉफिट। क्या लेना होता है मुझे? नेट प्रॉफिट। क्लियर है बात? नेट प्रॉफिट जो निकल कर आता है वो आता है क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप 4 चीज़ें ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 4 चीज़ें आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उन 4 चीज़ों को ऐड करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आएगा। वो 4 चीज़ें क्या होती हैं, ज़रा ध्यान से देखें। सबसे पहले आता है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, या खाली आप जनरल रिजर्व भी लिखेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम ऐड करते हैं क्या? प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है अभी मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ। प्रपोज डिविडेंड यहाँ ले लीजिएगा प्रीवियस ईयर का। क्या लेंगे? प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड। पहले कभी करंट ईयर का आता था, लेकिन अब चेंज हुआ था ट्रीटमेंट प्रपोज डिविडेंड का, तो आपको प्रीवियस ईयर का लेना है। क्लियर हो गई बात ये? प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या लेते हैं? इंटरिम डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में क्या फ़र्क है, ये भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन बेटा अभी मैं कुछ भी नहीं समझा रहा, अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। मैं एक एक करके हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये भी मैं बताऊँगा, जनरल रिजर्व कैसे होगा ये भी बताना है, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, क्यों इसे ऐड करते हैं, इंटरिम डिविडेंड को क्यों हम ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ और आती है जिसे हम बोलते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स। क्या लेते हैं हम? प्रोविज़न फॉर टैक्स हम लेते हैं, वो भी कौन सा? करंट ईयर का। ये बातें आपको याद करनी पड़ेंगी। करंट ईयर का हम लेते हैं प्रॉफिट। क्लियर है? प्रोविज़न फॉर टैक्स। बेटा नेट प्रॉफिट में जब हम 4 चीज़ें ऐड कर देंगे तो ये जो आंसर हमारे पास निकल कर आता है ये कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आपका आ गया
जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपको ये चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से यहाँ पर आएंगी। और ये पूरा अगर आप करते हैं तो बेटा मार्किंग स्कीम में इसके मार्क्स होते हैं, कभी 1 मार्क होता है, कभी हाफ मार्क होता है। हाफ मार्क तो होता ही है यूजुअली ये कैलकुलेशन निकालने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, नेट प्रॉफिट आया है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सर क्या नेट लॉस भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो उसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख देंगे। किस में रख देंगे? ब्रैकेट में। क्योंकि याद रखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ अगर माइनस वाली है तो वो ब्रैकेट में रखी जाएगी। तो मैं इसे क्या करूँगा, ब्रैकेट में रख दूँगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ बताया ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करा, उसे हमें ऐड करना है। ये बेसिकली होता है इफ़ इंक्रीजेज, अगर जनरल रिजर्व बढ़ रहा है तो हम ऐड कर देते हैं। क्यों बढ़ेगा, क्या होता है, ये मैं बताऊंगा। और अगर जनरल रिजर्व कम होगा तो लेस कर देंगे, उसका भी क्या मीनिंग होता है ये आपको बताया जाएगा। लेकिन जनरल रिजर्व जो कम होता है ऐसे क्वेश्चंस में कम कम गिवन होता है, ज़्यादातर जनरल रिजर्व बढ़ने वाला गिवन होता है आपका। क्लियर हो गई बात ये। तो ये पार्ट आपको याद रखना है कि जनरल रिजर्व लिखना है हमें, और प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड लेना है। लेकिन प्रपोज डिविडेंड आपको प्रीवियस ईयर का लेना है, और प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट ईयर का मैंने यहाँ स्पेशली मेंशन करा है, और यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का मैंने मेंशन करा है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर है। क्लियर है ये बात। अब ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले यही निकाला जाता है। क्लियर हो गई बात ये। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं इसमें हम ऐड करते हैं आइटम्स टू बी एडिड। क्या करते हैं हम इसमें ऐड, आइटम्स टू बी एडिड। अच्छा आपको पता है आइटम्स टू बी एडिड का दूसरा नाम क्या होता है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस लिखो या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखिए आप चाहें तो आइटम्स टू बी एडेड लिखें, और आप चाहें तो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर मार्किंग स्कीम में या बुक्स में आइटम्स टू बी एडेड लिखा होता है, तो हम भी आइटम्स टू बी एडेड लिखेंगे। बट फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू मस्ट नो आइटम्स टू बी एडेड अदर नेम इज़ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपका आया है, इसमें हम आइटम्स टू बी एडेड को ऐड कर देंगे। अब ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं इन्हें समझाता हुआ चलूँगा। और ये चीज़ आपने अकाउंटिंग रेशियोज़ में भी करी थी, वहाँ मैंने बताया था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। बेटा ये बताओ डेप्रिसिएशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐसा खर्चा जो कभी भी कैश में पे नहीं होता। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन। क्या लेंगे हम यहाँ पर, डेप्रिसिएशन लेंगे। आप एक काम कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन का अमाउंट या तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दीजिए यहाँ पर, अदरवाइज़ आप अंदर करके करिएगा। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है। क्यों ऐड करा, इसका रीज़न मैं दूंगा। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ, एक आता है नॉन कैश एक्सपेंस में गुडविल पेटेंट्स एमोटाइज्ड। गुडविल पेटेंट्स एमोटाइजेशन का नाम आपने सुना होगा, क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुडविल और पेटेंट्स एमोटाइज हमने यहाँ पर लिख दिया। मतलब इंटेंजिबल असेट्स जो होती हैं, देखिए टेंजिबल असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, इंटेंजिबल असेट्स एमोटाइज होती हैं। अब इसके बाद आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे। देखो ऑपरेटिंग खर्चे क्या होते हैं, सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई, रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस, और ऑल दीज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग खर्चे जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमने बैंक से लोन लिया, उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है, हमने डिबेंचर्स इशू करे, उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो बेटा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए,
ये इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब लॉन्ग टर्म लोन। और फिर मैं अलग से कर देता हूँ, हालांकि इसी में कर देना चाहिए था मुझे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है, फिर भी अलग अलग लिख लो, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स। और एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यानी कि अगर मैंने लोन शॉर्ट टर्म के लिए लिया है उस पर जो इंटरेस्ट है वो भी किस में आता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट आ गया। क्लियर हो गई बात, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पे ये इंटरेस्ट आपका आ गया। क्लियर हो गई बात, कोई परेशानी इसमें। इसी तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट है, ठीक है, वही आ गया इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट को छोड़कर बाकी जो इंटरेस्ट है यहाँ पर आएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, या ऑब्लिक करके लिख लो कैश क्रेडिट। क्या लिख लो, कैश क्रेडिट। क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या होता है कैश क्रेडिट, बेटा ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपके सामने फॉर्मेट बता रहा हूँ। यह आ गया। अब आप ध्यान से सुनिए, जब आप फिक्स्ड असेट्स को बेचते हैं, जब आप फिक्स्ड असेट्स को बेचते हैं, ठीक है, तो बेचकर आपको नुकसान होता है। आपका बिजनेस तो किसी और चीज़ का है, शूज़ का बिजनेस है, लेकिन आप फिक्स्ड असेट्स को बेच रहे हो, तो वो नुकसान जो है वो भी इसी कैटेगरीज में आता है, नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। कितना अमाउंट आ गया ये आपका, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स ये आ गया आपका। क्लियर है बात ये आपके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका आता है अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें नई नई आपको लग रही होंगी। क्यों, क्योंकि मैंने अभी तक आपको कुछ समझाया ही नहीं। अंडर राइटिंग कमीशन या शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस ये आपके आ गए, ठीक है। ये आइटम्स टू बी एडिड में आते हैं। किस में आते हैं ये सारे, ज़रूरी नहीं आपको क्वेश्चन में सारे गिवन हो सकता है 2 गिवन हो सकता है 3 गिवन हो, ठीक है, ज़्यादा गिवन नहीं होते, लेकिन आपको पता सारा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इन सब का टोटल कर दूँगा। इन सब का टोटल करने के बाद यही चीज़ मैंने यहाँ आउटर कॉलम में लिख दी, लिखा मैंने आउटर कॉलम में, ये जो टोटल ये जो आए हैं ना, ये इन सब का टोटल है, तो यहाँ लिख दिया। अब जिस तरीके से आइटम्स टू बी एडिड को आपने ऐड करा है, इसी तरीके से लेस होता है आइटम्स टू बी डिडक्टेड। क्या लेस होता है, आइटम्स टू बी डिडक्टेड। क्या लेस होता है, आइटम्स टू बी डिडक्टेड। चलिए देखिएगा, आइटम्स टू बी डिडक्टेड का दूसरा नाम होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ऐसी इनकम्स जो नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। कौन कौन सी इनकम हो सकती हैं, ऐसी बहुत सारी होती हैं। देखिए, अगर इंटरेस्ट आपने पे करा है तो वो आपका क्या है, आइटम्स टू बी एडेड में आएगा। लेकिन मान लो अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट इनकम, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव लिख लो या इनकम लिख लो, इंटरेस्ट इनकम या रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव। और पता है ये इंटरेस्ट कौन सा रिसीव होता है, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आपने किसी एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा और उस इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। हालांकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी जाएगा, लेकिन क्या है, ये जो इनकम आपको मिल रही है ये आपके बिज़नेस की इनकम नहीं है। मान लो मेरा शूज़ का बिज़नेस है और मैंने शूज़ के बिज़नेस से जो मैं इनकम कमा रहा हूँ वो ऑपरेटिंग इनकम है, लेकिन मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा और मुझे वहाँ से इंटरेस्ट मिला, तो ये मेरी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो ये माइनस होती है। क्यों माइनस होती है बताऊँगा। इसी तरीके से डिविडेंड इनकम, क्या आ गया ये, डिविडेंड इनकम, या इसे बोल दो रिसीव, या तो आप डिविडेंड इनकम लिखें या डिविडेंड रिसीव लिखें, एक ही बात है। क्लियर है। एक यहाँ पर आता है रेंटल इनकम। क्या आता है, रेंटल इनकम, ये आ गया आपका।
ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये बात के मैटर हैं डिस्कस करने के, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पता है क्या होता है, इधर देखिए, अगर ऐड कर रहे हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को, ऐड करा आपने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो आप लेस करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। गेन या प्रॉफिट कहिए आप इसे, गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स पर जो गेन हुआ आपने उसे क्या करा, लेस कर दिया। ये लीजिए आपने लेस कर दिया। क्लियर हो गई बात। ये होने के बाद अब आप क्या करेंगे, इन चारों का टोटल कर देंगे। चारों का टोटल करके आपने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है बात। अब आप देखिए, ये जो आंसर था इसमें आपको ऐड करना है ये, क्योंकि यहाँ पर ये ऐड है, और लेस करना है ये। कई बार आप गलती में इसे ऐड कर देते तो आप अपनी नॉलेज के लिए इसे घूंघट पे ना दीजिए। घूंघट का मतलब होता है माइनस। तो ये जो माइनस का साइन है ये क्या होगा, आप माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप इसमें ये चीज़ ऐड करिए और ये चीज़ लेस करिए, तो जो आपका आंसर निकल कर आएगा ये आ गया बेटा, ये कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या कहलाता है ये, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या आता है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब ये तो आपको करना होगा, सारा खेल इसी चीज़ का है जो अभी तक हमने करा। इसके अलावा नीचे का जो है अब वो बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद जो हम करेंगे वो बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। अब हम इसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़। क्या करते हैं, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज़ ऐड होगा, एंड डिक्रीज़ इन करंट असेट्स। क्या करेंगे, डिक्रीज़ इन करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज़। अब आपको चेक करना होगा क्वेश्चन में कौन कौन सी करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, वो क्वेश्चन में चेक करके बताना है। जो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है यहाँ पर लिखिए, वो अमाउंट यहाँ लिख दीजिए। अगर कोई करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई है यहाँ लिख दीजिए। कोई करंट असेट डिक्रीज़ हुआ है आप यहाँ लिख दीजिए। फिर इन तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिख दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन देखिए आप, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। क्या है मेरी हेडिंग, ये रही, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ जो इंक्रीज़ हुई हैं, ये बताइए ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं, ये रही करंट लाइबिलिटीज़। जैसे आप ये ले लीजिए, ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं। अब आप चेक करिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे चेक करेंगे, ये बताइए। ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर। 10,000 से कुछ भी नहीं है तो डिक्रीज़ हो गई, ये कहलाएगी डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या हो गई, डिक्रीज़। इस तरीके से आपको लेना है। और जब भी बढ़ना और घटना आप चेक करेंगे, यानी कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आप चेक करेंगे, वो हमेशा प्रीवियस ईयर से आप चेक करेंगे। तो ये देखिए, ट्रेड पेबल्स हैं 60,000 से 45,000 हो गए, 60,000 से 45,000 हो गए, तो ये कहलाएगा डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी। आपको क्या चाहिए, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी चाहिए, जबकि ये तो क्या है, डिक्रीज है, तो आप इसे छोड़ देंगे। ठीक है, अगर इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी नहीं गिवन तो आप नहीं लेंगे, और गिवन है तो ले लेंगे। अब ये देखिए, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न 40,000 से 70,000 हो गया, इंक्रीज़ हो गया, ये कहलाता है इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी। तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आपको इस तरीके से देखना है। अब करंट असेट्स 10,000 से 15,000, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की तरफ आते हैं, तब कंपैरिजन करते हैं। 10,000 का आपका इन्वेंट्रीज था, कितना हो गया, 15,000 बढ़ गया, इसे बोलते हैं इंक्रीज इन करंट असेट्स। तो आपको चाहिए क्या, लेकिन आपको डिक्रीज इन करंट असेट्स चाहिए, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज नहीं आएगा, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 से 1,95,000 हो गए, 1,20,000 से 1,95,000 हो गए, 75,000 से बढ़ गए, तो हम इसे नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें डिक्रीज चाहिए जबकि इंक्रीज गिवन है। तो अगर आपको क्वेश्चन में इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ नहीं गिवन तो मत लेना, डिक्रीज इन करंट असेट्स नहीं गिवन तो मत लेना। क्लियर हो गई। और अगर गिवन है तो जितने से बड़ा है या जितने से कम हुआ है आपको वो लेना है। क्लियर हो गई बात।
तो ये आपने इन तीनों का टोटल करके यहाँ लिखा। अब पता है क्या होगा, अब यहाँ पर आप देखिएगा ये चीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ये देखिए आपने क्या ऐड करा और क्या लेस करा, ये देखते हैं। आपने यहाँ ऐड करा था इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और डिक्रीज इन करंट असेट्स। अब आप एक काम करेंगे, अब आप करेंगे लेस। जो चीज़ वहाँ पर ऐड हुई थी उसका उल्टा यहाँ लेस। मैंने यहाँ क्या लिया था, ऐड करा था इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, तो मैं डिक्रीज़ लूँगा करंट लाइबिलिटीज़ का। अब क्या लूँगा मैं यहाँ पर, डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़। ये आ गया डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़, डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़, ये आ गया। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ मैंने लिया है डिक्रीज़ इन करंट असेट्स। क्या लिया है, डिक्रीज़ इन करंट असेट्स, तो मैं वहाँ लूँगा इंक्रीज़ इन करंट असेट्स। क्या लूँगा मैं वहाँ पर, डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़ एंड इंक्रीज़ इन करंट असेट्स, इंक्रीज़ इन करंट असेट्स, ये आ गया इंक्रीज़ इन करंट असेट्स। क्लियर है बात ये। अब आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन में चेक करेंगे क्वेश्चन में क्या क्या आपको गिवन है। तो जैसे मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, अब मुझे क्या चाहिए, डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़, डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटीज़। तो मैंने करंट लाइबिलिटीज़ की हेडिंग ली। यहाँ मैंने ट्रेड पेबल्स देखा 60,000 से 45 हो गया, कम हो गया। तो मैं पता है क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा ट्रेड पेबल्स, अब नाम लिखूँगा ट्रेड पेबल्स और 15,000 रुपये मैं यहाँ लिख दूँगा। क्या लिख दूँगा, 15,000 रुपये मैं यहाँ पर लिख दूँगा। क्लियर हो गई बात ये। इसी तरीके से मैं दूसरी करंट लाइबिलिटी चेक करूँगा, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ये बड़ी है तो ये मैं नहीं लूँगा। फिर जब मेरी करंट लाइबिलिटीज़ पूरी हो जाएंगी कि हाँ भाई बस एक ही करंट लाइबिलिटी है जो डिक्रीज़ हुई है, तो अब मैं कहाँ आ जाऊँगा, करंट असेट्स के इंक्रीज़ की तरफ आ जाऊँगा। तो मैं करंट असेट्स देखूँगा, जैसे मान लो इन्वेंट्रीज है 10,000 से 15,000, बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया, तो मैं यहाँ लिखूँगा इन्वेंट्रीज़। ये मैंने यहाँ इन्वेंट्रीज़ लिखा, ये आ गया। ठीक है, इन्वेंट्रीज़ लिखा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा दूसरी करंट असेट, ट्रेड रिसीवेबल्स 1,20 से 1,95 हो गया, 1,20,000 से 1,95,000। तो बेटा ये इंक्रीज़ हो गया, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ये, और यहाँ पर दिखा दूँगा ट्रेड रिसीवेबल्स जितने से बड़ा है 75,000 से बड़ा है, जितने से बढ़ेगा और जितने से कम होगा वो आ जाएगा। तो बेटा ये टोटल आप यहाँ लिख देंगे। अच्छा, क्योंकि ये लेस हुआ है तो इसे ब्रैकेट में लीजिएगा। अब मेरी बात सुनिए, आप क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करके आपने ये आंसर निकाल लिया था ना, तो अब आप इसे लेकर चलेंगे, ना कि ऊपर वालों को, क्योंकि ऊपर वालों का फाइनल आंसर आप ये निकाल चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आप क्या करेंगे, ये ऐड करेंगे ये अमाउंट और ये लेस करेंगे। तो जो आंसर आपके पास निकल कर आएगा, ये जो आंसर आपके पास निकल कर आ रहा है बेटा, ये कहलाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या कहलाता है ये, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर है बात। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आपका ये आ गया। अब इसमें से हम इनकम टैक्स जो पे करा है हम माइनस करेंगे। इनकम टैक्स पेड क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर गिवन है तो ले लेंगे, नहीं गिवन तो नहीं लेंगे। इनकम टैक्स पेड हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। चलो जी ठीक है, हम माइनस कर देते हैं इनकम टैक्स पेड। ठीक है, अब अगर मान लो आपको ये इनकम टैक्स पेड माइनस करा, ये आपका आ गया। ठीक है, अब आपके सामने पता है क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से जब आप इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे तो ये फाइनल आंसर इधर लिखिएगा आप, बाहर वाले कॉलम में। कहाँ लिखेंगे, बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। अगर ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, अगर ये आंसर क्या है, पॉजिटिव है, इफ़ पॉजिटिव, ये फिगर अगर आपकी पॉजिटिव आई है, यानी कि पॉजिटिव आंसर है, तो बेटा इसे हम बोलते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हमें इनफ्लो हुआ है। क्या हुआ है, इनफ्लो। तो मैं लिखूँगा कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्या लिखूँगा मैं, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग
एक्टिविटीज़, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से मुझे इनफ्लो हुआ। और अगर मान लो इसमें से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से इनकम टैक्स माइनस करके फिगर, इसे चाहें तो ब्रैकेट में रख लें क्योंकि ये माइनस हो रही है। अगर ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से इनकम टैक्स पेड माइनस करके फिगर नेगेटिव आ जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये फिगर नेगेटिव है, इफ़ नेगेटिव, तो हम कहेंगे कि कैश आउटफ्लो हुआ है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश गया है। कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्लियर है बात ये? तो अगर पॉजिटिव आ जाए ये फिगर तो आप लिखेंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और अगर नेगेटिव आ जाए तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखेंगे। और बेटा ये आउटफ्लो फ्रॉम की जगह एक वर्ड और यूज़ होता है ज़्यादातर, यूज्ड इन। कैश यूज्ड इन फ्रॉम, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इतना कैश यूज़ कर लिया, ये आउटफ्लो है। अच्छा, आप आउटफ्लो फ्रॉम की जगह यूज्ड इन लिखिएगा क्योंकि ज़्यादातर बुक्स में भी यूज्ड इन लिखा जाता है, मार्किंग स्कीम में भी यूज्ड इन आता है। आउटफ्लो फ्रॉम भी गलत नहीं है, लेकिन बेहतर है यूज्ड इन लिखा जाए और हम भी इसी को यूज़ करेंगे। तो बेटा ये था आपका फॉर्मेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। ये इतना बड़ा फॉर्मेट आप कहेंगे हम कैसे याद करेंगे? बेटा सिलेबस में आपके है, पढ़ना आपको है, तो याद भी आपको ही करना है। जब इतने सारे गाने आपको याद हो जाते हैं, इतनी सारे सीरियल्स की स्टोरी आपको याद हो जाती हैं, तो ये तो फिर भी 2 पेज का है, तो मुझे लगता है ये आसानी से याद हो जाना चाहिए। और एक चीज़ और, एग्ज़ाम में ये सारा कोई आएगा? ये सारा तो मैंने बताया है, इनमें से आएगा, तो जो इनमें से आएगा वो आप ले लेना, जो नहीं आया वो कोई बात नहीं। तो ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से आंसर आया। क्लियर हो गई बात? ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आपका आंसर आ गया। अब हम बनाएंगे, देखिए मुझे यहीं से कंटिन्यू करना है। कहाँ से कंटिन्यू करना है? चलिए मैं यहीं से कर देता हूँ, मेरे पास कुछ स्पेस है। बी पार्ट, अब मैं इसी के नीचे लिखूँगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से मैंने कैश फ्लो निकालना है। ठीक है बेटा, ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो हम निकालेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो हम निकालेंगे, इसमें वही आएगा जो मैंने आपको बताया था। बेटा जो मैंने बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के इनफ्लो आउटफ्लो बताए थे, वही लिखूँगा मैं। बताइए, जब मैं फिक्स्ड असेट्स बेचूँगा, मुझे ये बताइए, जब मैं फिक्स्ड असेट्स बेचूँगा तो मेरे पास पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। आएगा तो बेटा आप पॉजिटिव फिगर लिखेंगे ये यहाँ पर, और मैं यहाँ लिखता हूँ परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। मैंने फिक्स्ड असेट्स को परचेज़ करा। बताइए, फिक्स्ड असेट्स को परचेज़ करने पर पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा, तो आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में। फिर आप लीजिए सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा, क्या करा मैंने? इन्वेस्टमेंट सेल करा। सेल करने पर पैसा आता है पॉजिटिव फिगर। और अगर मैंने इन्वेस्टमेंट सेल करा है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट क्या करा है बेटा? परचेज करा है। कोई भी चीज़ परचेज करोगे पैसा जाएगा, जाएगा तो आप ये ब्रैकेट में रखना। ठीक है, आने वाली चीज़ पॉजिटिव, जाने वाली चीज़ ब्रैकेट में। अब देखिए इसमें एक आता है गुडविल का ख़रीदना। गुडविल का ख़रीदना क्यों इन्वेस्टिंग है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल परचेज़ करा है, तो परचेज़ करने पर पैसा जाता है। ठीक है, अब ये बताइए बेटा, जब हम इन्वेस्टमेंट ख़रीदते हैं, इन्वेस्टमेंट ख़रीदने का मतलब मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया, तो उसको मैं परचेज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लेता हूँ। ठीक है, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और जो मुझे डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा और डिविडेंड मिलेगा, बेटा ये दोनों मेरे इन्वेस्टिंग के क्या बनेंगे? इनफ्लो बनेंगे। और इनफ्लो, रिसीव कोई चीज़ होती है तो इनफ्लो होता है,
क्लियर हो गई बात ये आपके, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, तो ये तो बहुत छोटा बनता है, ये हो गया। सबसे बड़ा ऑपरेटिंग होता है, इन्वेस्टिंग छोटा बनता है। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, सिर्फ नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स का ख़रीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट का ख़रीदना बेचना, गुडविल का ख़रीदना, इंटरेस्ट का मिलना, डिविडेंड का मिलना, ठीक है। बस अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करी, इनमें जो पॉजिटिव वाले हैं उन सबको एक साथ ऐड कर लें, और जो नेगेटिव वाली फिगर हैं उन सबको एक साथ ऐड कर लें। फिर पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करके जो भी आंसर आए वो बाहर लिख दें। बेटा अगर ये आंसर पॉजिटिव है, अगर ये फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो आप इसे लिखेंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये आपका आ गया, ठीक है। और बेटा अगर यही फिगर आपकी नेगेटिव आ जाए, ये इफ़ नेगेटिव, तो यूज्ड इन हो जाएगा, जैसे ऊपर करा था हमने, ठीक है। तो इसे आप लिखेंगे कैश यूज्ड इन, या तो आउटफ्लो फ्रॉम लिखो या यूज्ड इन लिखो, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से आपका पैसा चला गया, तो ये आपका यहाँ पर आ गया। क्लियर है बात ये आपके। तो देखिए ये छोटा सा ही बनता है, जो पॉजिटिव फिगर हैं पॉजिटिव लिखें, और अगर कोई चीज़ ख़रीदी है तो वो नेगेटिव आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अभी आपके सामने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो निकाला, फिर मैंने आपके सामने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो निकाला। बेटा अब मैं दूसरी रिकॉर्डिंग में आपको एक दूसरी रिकॉर्डिंग करूँगा, उसमें मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का क्या बताऊँगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से किस तरीके से कैश फ्लो निकलेगा, और फिर उसके बाद आपका, अब देखिए ये आपका आ गया ना कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, इसी के नीचे से, ये तो हालांकि मैंने यहाँ बना दिया, ये बाद में बनता लेकिन स्पेस कम पड़ा, तो वो जो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो लिखेंगे वो बी पार्ट के बिल्कुल नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी पार्ट के बिल्कुल नीचे लिखेंगे सी पार्ट, जब वो पूरा बन जाएगा तब आप ये वर्किंग करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो जो आप सी पार्ट लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, वो इसी के नीचे से कंटिन्यू आपको करना है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।